Hello friends, welcome to my channel Study and Go. So friends, today we are going to cover the fourth chapter of geography, that is agriculture of class 10th social science. So friends, अच्छा चैप्टर शुरू करते हैं विदाउट एडो. So friends, fourth chapter is एग्रीकल्चर. इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री. फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सब कुछ हाईलाइट कर रखा है. दैट्स बहुत ईजी बन जाता है. और ये जो बीच बीच में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कैन यू नेम, ये वाला क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को भी हम कवर करेंगे. प्लस हम इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस की रिकॉग्नाइजेशन आएंगे ना, जैसे मैं बता सकता हूँ कि भाई इधर से क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, वरना मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, अपने हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा जो बहुत ही अच्छे हैं. ठीक है, तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं. इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री. इंडिया एक एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री है. देखिए फ्रेंड्स, इंडिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री हमें पता है, लेकिन एग्रीकल्चरली मतलब एग्रीकल्चर के अंदर, खेती बाड़ी के अंदर 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. 2/3 मतलब क्यों है भाई ये इंपॉर्टेंट कंट्री एग्रीकल्चरली? क्योंकि इसकी जो 2/3 पॉपुलेशन है ना, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज्ड है, मतलब उसके अंदर पार्टिसिपेट करती है, मतलब एग्रीकल्चर करती है, खेती बाड़ी करती है. अब फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर है क्या? तो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन इधर आ जाती है. एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड डेट वी कंज्यूम. एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है जो ज़्यादा से मतलब सारा खाना जो हम खाते हैं ना, उसको प्रोड्यूस करती है, ज़्यादा से ज़्यादा खाना. ठीक है, तो अब इधर एक टर्म आता है प्राइमरी एक्टिविटी. व्हाट इज़ प्राइमरी एक्टिविटी? फ्रेंड्स, वी नो एक्टिविटीज़ के 3 टाइप्स होते हैं: प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शरी एक्टिविटी. ये सब अभी हम नहीं पढ़ेंगे, वैसे हम पहले क्लासेस में पढ़ के आए हैं. ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है? प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर ये होता है कि मतलब है ना, जो एक जिस एक्टिविटी में क्या होता है कि जो हमारे आसपास सराउंडिंग से या तो हम फूड को प्रोड्यूस करते हैं, या फिर उसकी स्टार्टिंग का जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है ना, उसको प्रोड्यूस करने का, या फिर उसको ऑब्टेन करने का, बनाने का. फॉर एग्जांपल, अब कोयला है, कोयला को सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, कोयला को खान से बाहर निकालते हैं, तो मतलब उसको ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, ऐसी प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है. ठीक है, तो विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम, वो है एग्रीकल्चर. बिसाइड्स फूड ग्रेन्स इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज. फूड ग्रेन्स के अलावा ये और रॉ मटेरियल्स भी देते हैं वेरियस कंडक्टर्स के अलावा. फूड ग्रेन्स तो जैसे अपनी दालें वगैरह होगी, रॉ मटेरियल्स वगैरह कोयला वगैरह हो गया, तो ये भी कहीं वेरियस इंडस्ट्रीज़ के लिए देते हैं. ठीक है, तो अब इधर एक क्वेश्चन आ चुका है, कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल. क्या कुछ आप इंडस्ट्रीज़ का नाम बता सकते हैं जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल के ऊपर बेस्ड है? तो हाँ, हम बता सकते हैं, जैसे कॉटन वीआर की इंडस्ट्रीज़, कॉटन, जूट एंड टी इंडस्ट्रीज़. बस इनका नाम बताने की कोई स्पेशल जरूरी नहीं है, आप सर्च भी कर सकते हैं. बस इसका आंसर क्या आएगा? कॉटन, जूट एंड टी इंडस्ट्रीज़. ओके, तो ये मैंने सब कुछ देख के जान पहचान करके ही बताइए आपको. तो अब नेक्स्ट पॉइंट इज़ मोर ओवर सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एक्सेट्रा आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड. मोर ओवर मतलब इसके अलावा आगे भी सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, और कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड. अब इधर एक्सपोर्टिंग का क्या मतलब है? अपने इंडिया से बाहर भी भेजना. जैसे अपन चाइना से इंडिया में इंपोर्ट होते हैं ना, वैसे ही अपने इंडिया से कई बाहर एक्सपोर्ट होना, बाहर वालों को बेचना और उससे प्रॉफिट कमाना. तो इंडिया में से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सपोर्ट भी होती है इंडिया से, जिससे वो इंडिया पे प्रॉफिट भी कमा सकता है. अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग, तो ये तो क्वेश्चन है ही कि भाई व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फार्मिंग, नेम द टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम विच प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एट प्रेजेंट, मतलब अभी प्रेजेंट में प्रैक्टिस की जाती है. तो इसका भी हम आंसर देखते हैं. तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग, एग्रीकल्चर इज़ एन ओल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री. एग्रीकल्चर एक एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है कंट्री के अंदर, अपने देश के अंदर. ठीक है, तो एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या अर्थ हुआ इधर? एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, एज ओल्ड मतलब कुछ साल पुराने, एज ओल्ड मतलब सालों पुरानी एक इकोनॉमिक मतलब पैसे वाली एक्टिविटी है अपने देश में. तो इसका मतलब समझ में ही आ रहा है कि सालों पुरानी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. ओवर दीज ईयर्स मतलब पिछले कुछ सालों में कल्टीवेशन मेथड्स हैव चेंज सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट. कि भाई पिछले कुछ सालों में जो कल्टीवेशन के मेथड्स हैं वो चेंज हुए सिग्निफिकेंटली, मतलब बहुत भारी मात्रा में चेंज हुए हैं, डिपेंडिंग अपन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट. फिजिकल इन्वायरमेंट के करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करता है. इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे अब एक्टिविटीज़ क्या है? टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशो. यह मैं बताता हूँ कि भाई जैसे पिछले कुछ सालों में जो कल्टीवेशन है, जो खेती बाड़ी है, उसके मेथड्स बहुत चेंज हुए हैं. मेथड्स काफ़ी चेंज हुए हैं भारी मात्रा में. किस किस के ऊपर डिपेंडेंट में? कि भाई फिजिकल इन्वायरमेंट कैसे है.
अब किसी का फिजिकल एनवायरनमेंट अलग है, किसी का अलग है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजिकल नो हाउ मतलब उसको टेक्नोलॉजी के बारे में कितना पता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसको नहीं पता होगा तो उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होगी, मेथड्स उसके अच्छे नहीं होंगे। पता होगा तो उतनी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी के मेथड्स पाएंगे, ठीक है। तो एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस मतलब उसके आसपास का कल्चर कैसा है, सोशल कैसा है, उसकी प्रैक्टिसेस के ऊपर भी डिपेंडेंट है। अब फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप। फार्मिंग वेरी करती है कब, सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप। इधर दो टर्म है, दोनों का एक बार मैं अर्थ बता देता हूँ। सब्सिस्टेंस का अर्थ होता है कि भाई अब जैसे कोई फार्मर है, वो अपना जो फूड उगाता है ना, वो अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए, अपनी फैमिली की पालन पोषण करने के लिए उगाता है, बस उससे आगे कुछ नहीं। लेकिन कमर्शियल का मतलब है कि भाई फार्मर जो खेती बाड़ी करता है वो अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए भी करता है फैमिली, और साथ में प्रॉफिट कमाने के लिए भी करता है, उसको बेच के भी आते हैं। तो बस यही इसका अर्थ है, छोटा सा अर्थ है। अब इनके बारे में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फ्लोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रेजेंट। अभी मतलब आज के कुछ दिनों में इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के भारत के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट क्षेत्रों में, भागों में जो फ्लोइंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस आर प्रैक्टिस मतलब यही फार्मिंग सिस्टम प्रैक्टिस की जाती है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। फ्रेंड्स मैं फटाफट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा लेसन है, हमें जल्दी जल्दी करना है। सबसे पहले है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब इसके ना दो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फार्मिंग के, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। या भी हमने पढ़ा था उस लाइन में सब्सिस्टेंस और कमर्शियल टाइप। लेकिन अब सब्सिस्टेंस के भी दो टाइप होते हैं, प्रिमिटिव और इंटेंसिव, ये हम अभी पढ़ेंगे। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। ये वाली फार्मिंग है, ये वाली खेती बाड़ी है, ये अभी भी प्रैक्टिस की जाती है, अभी भी उपयोग में लाई जाती है कुछ पॉकेट्स ऑफ इंडिया में, मतलब कुछ पार्ट्स भागों में, इंडिया के छोटे छोटे कुछ भागों में। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्म एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। मतलब ये ना छोटे छोटे धरती के टुकड़े पे, छोटे छोटे धरती के टुकड़े पर क्या की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक, प्रिमिटिव टूल्स की सहायता से। प्रिमिटिव टूल्स, इधर प्रिमिटिव का अर्थ है प्राचीन, प्रिमिटिव का क्या अर्थ है इधर, प्राचीन। फ्रेंड्स आप अपनी बुक साथ में लेके बैठे, साथ में पढ़ें, हाईलाइट करें, सब कुछ करें और वर्डों का मीनिंग भी ज़रूर लिखें। मैंने भी अपनी बुक में सब कुछ कर रखा है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स मतलब प्राचीन टूल्स के द्वारा, लाइक होए, डाओ एक चाइनीज वर्ड है, एंड डिगिंग स्टिक्स एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर। होए मतलब हल वगैरह, डाओ डिगिंग स्टिक्स वगैरह मतलब हल और भी होते हैं, हमें पता ही है टूल्स का। एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर, फैमिली अपने परिवार, कम्युनिटी अपने आसपास की जो कम्युनिटी है उनके लेबर। मतलब इसके अंदर ये नहीं होता कि भाई लेबर के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, इसके अंदर परिवार के ही लोग लेबर के रूप में होते हैं, वही हेल्प करवा देते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स ऑन। अब फ्रेंड्स इतने छोटे बेस पे फार्मिंग है ये, मतलब जिसके अंदर फैमिली लेबर है, तो ये वाली जो फार्मिंग है डिपेंड करेगी मानसून वगैरह पे, क्योंकि वो कुछ अपने वो तो दे नहीं रहे, मतलब वो इन्वेस्ट तो करते नहीं है कुछ चीज़ के ऊपर ज़्यादा, उनको तो बस अपनी फैमिली की जीविका चलानी है, तो पालन पोषण करना है। तो क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फैमिली डिपेंड्स अपॉन मानसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सोइल। भाई कोई जैसे खेती बाड़ी कर रहा है, वो छोटे से धरती के टुकड़े पे कर रहा है, ठीक है। अब कोई बाढ़ बूढ़ आ गई, उसकी तो सारी फसल ख़राब हो गई, और अब तो डिपेंडेंट ही उसके ऊपर था, उसके पूरे परिवार भी उसके ऊपर डिपेंड था। तो मतलब उसकी जो फार्मिंग है ना, जो उसकी खेती बाड़ी वो डिपेंड करती है मानसून पे, मौसम पे। बारिश ज़्यादा आ गई, जब उसको बारिश नहीं चाहिए थी, और जब उसको बारिश चाहिए तब आई नहीं, तो उसका तो सारा नाश हो जाएगा। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर ले उसके ऊपर इरिगेशन सिस्टम के लिए, ठीक है। तो नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, उसके पास ज़्यादा लैंड तो होता नहीं, और छोटा सा लैंड होता है, उसके ऊपर ही नेचुरल फर्टिलिटी सोइल की ख़राब होगी, उपजाऊ था, तो क्या होएगा उसका, वो तो कुछ नहीं कर पाएगा। एंड सूटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस टू द क्रॉप की ग्रोन, और जो अदर इन्वायरमेंट कंडीशंस होती है वो, जैसे बाढ़ वगैरह मैं कह रहा था, स्टॉर्म वगैरह, तूफान, टू द क्रॉप्स ग्रोन। तो इट इज़ ए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो इधर एक और शब्द आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न। तो अभी इधर क्वेश्चन भी आ सकते हैं, अदर नेम ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग दैट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है, फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड। सबसे पहले क्या होता है, अगर फार्मर्स को कहीं खेती करनी है तो उस लैंड को साफ़ करेंगे, उसके ऊपर श्रब्स वगैरह पड़ेंगे, कूड़ा पड़ा होगा, कुछ अनवांटेड ट्रीज़ उसके ऊपर ग्रोन होंगे, तो उन सबको क्या करेगा, क्लियर कर देगा। एंड प्रोड्यूस सीरियल्स, और उसके ऊपर क्या मतलब दालें वगैरह खाने की चीज़ों को प्रोड्यूस करेगा, खेती बाड़ी करेगा। एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली, अपनी फैमिली का पालन पोषण करने के लिए कुछ और अदर फूड क्रॉप्स को भी क्या करेगा, उसके ऊपर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो
व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज, लेकिन जब जो मिट्टी की फर्टिलिटी है, उपजाऊ तो है, वो जब घट जाती है तब द फार्मर शिफ्ट कर जाते हैं, उस जगह से चले जाते हैं और उड़ के ही चले जाते हैं। एंड क्लियर ए फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन, और एक फ्रेश पैच ऑफ लैंड मतलब एक साफ धरती का टुकड़े को साफ करते हैं फॉर कल्टिवेशन, खेती बाड़ी के लिए। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग एलोज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जो थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस। तो जो ये दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग, जो ये शिफ्टिंग है, एलोज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ये जो शिफ्टिंग है इधर से उधर जाना, तो ये क्या करता है कि नेचर को एलो कर देते हैं, जो सोइल की फर्टिलिटी घट गई थी ना, उसको वापस फर्टाइल बनाने के लिए, सोइल को वापस फर्टाइल बनाने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए, उसे फिर से फर्टाइल बनाने के लिए, ठीक है। नेचर को थोड़ा सा टाइम दे देता है, मतलब प्रकृति को थोड़ा सा टाइम दे देता है। कहा कैसे? थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस, कुछ नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा। अब एक और इधर मेन लाइन आ चुकी है कि भाई लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ लो। जो इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर और लैंड प्रोडक्टिविटी क्या होती है? लो होती है। क्यों होती है? एज द फार्मर डज नॉट यूज़ फर्टिलाइजर्स और अदर मॉडर्न इनपुट्स, क्योंकि जो फार्मर है वो फर्टिलाइजर्स और अदर मॉडर्न इनपुट्स को यूज़ नहीं करता, ठीक है। फर्टिलाइज़र नहीं डालता, पेस्टिसाइड्स को नहीं यूज़ करता, इंसेक्टिसाइड्स को नहीं यूज़ करता, और अदर मॉडर्न इनपुट्स ट्रैक्टर वगैरह ऐसी चीज़ों को ज़्यादा यूज़ नहीं करता। इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। जो ये कंट्री मतलब देश के विभिन्न भागों में विभिन्न नाम से जाना जाता है। तो इट्स झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इसको झूमिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूमिंग कहा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको इनके नाम याद करने में बहुत मुश्किल होती होगी, आई नो डैट, मेरे को भी बहुत मुश्किल होती है, परंतु लेकिन अगर आपको इसका नाम याद रखना है तो मेरे पास एक आसान ट्रिक है, मेरे पास एक ट्रिक है जो जिसके लिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सारे ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। उसके अंदर मैं आपको विद फोटोज सारे अच्छे से ट्रिक बताऊँगा, जिससे आपको ये अच्छे से हो जाएगा। तो आप प्लीज़ मेरी अगली वीडियो जाके जरूर देखना, मैं इधर आइकन पे दे दूँगा, इधर टिंग, और या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो इट्स झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इसको क्या कहा जाता है? झूमिंग कहा जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसको झूमिंग कहा जाता है, ठीक है। तो लाइक असम, मेघालय, मिज़ोरम। अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कौन से होते हैं? असम, मेघालय, मिज़ोरम एंड नागालैंड। इन सब में इसको क्या कहा जाता है? झूमिंग कहा जाता है, ठीक है। तो पामलोऊ इन मणिपुर में इसे क्या कहा जाता है? पामलोऊ कहा जाता है। दीपा इन बास्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, दीपा बास्टर में कहा जाता है, और बास्टर का है एक डिस्ट्रिक्ट है, छत्तीसगढ़ की डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और दीपा ही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी कहा जाता है। तो ये सब आप पढ़ लेना। झूमिंग, अब झूमिंग की बारी आई। तो द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज़ नोन एज, जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है वो क्या कहलाई जाती है? मिल्पा इन मैक्सिको में मिल्पा कही जाती है, एंड सेंट्रल अमेरिका में भी, ठीक है। और कोनुका इन वेंजुला, कोनुका इसे वेंजुला में कहा जाता है। रोका इन ब्राज़ील में इसे रोका कहा जाता है। मसूले इन सेंट्रल अफ्रीका में से मसूले कहा जाता है। लडांग इन इंडोनेशिया में लडांग कहा जाता है। रे इन वियतनाम में से रे कहा जाता है। ये सब एग्जाम्स में आ सकते हैं, आप इन्हें याद कर लेना, याद करने में कोई बुराई नहीं है। इन इंडिया दिस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन इज़ कॉल्ड बेवार। अब ये भारत से बाहर की बात थी, लेकिन अब भारत के अंदर की बात है, इंडिया के अंदर की बात है। दिस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन इज़ कॉल्ड बेवार और धैया इन मध्य प्रदेश, पोडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, पामादाबी और कोमान और ब्रिंगा इन ओडिशा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स, वालरे और वाल्ट्रे इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खील इन द हिमालय बेल्ट, कुरुवा इन झारखंड एंड झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये फ्रेंड्स इतना हार्ड मत समझना है, आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा बस याद करने की ज़रूरत है। जो मैं ट्रिक बताऊंगा उसको याद करने से ये आसानी से याद हो जाएंगे। और आप ये भी कर सकते हैं, इसकी एक टेबल बना के अपने स्टडी टेबल के आगे लगा सकते हैं, जिससे आप इनको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। वैसे इनका इतने भी खास जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रिंझा, अब फ्रेंड्स मैं आपको ये एक स्टोरी है, एक वैसी बच्ची की स्टोरी बताई गई है, सिंपल ही है। तो रिंझा एक लड़की का नाम है, लिव्ड विद हर फैमिली, वह अपने परिवार के साथ रहती है इन स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ दीपू इन असम। कहाँ रहती है वो? दीपू में रहती है, जो असम के अंदर है। शी एन्जॉयज वॉचिंग हर फैमिली मेम्बर्स क्लियरिंग, वो उसे बहुत मज़ा आता है जब उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके परिवार के लोग क्या करते हैं? क्लियरिंग, मतलब जब उसके परिवार के लोग
क्लियरिंग करते हैं कि एक ज़मीन के टुकड़े को साफ़ करते हैं, स्लैशिंग एंड बर्निंग अ पैच ऑफ लैंड। फ्रेंड्स उसका नाम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर था ना, तो उसके अंदर क्या होता है, मैंने कहा नहीं था नेचुरल प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं वो लैंड की फर्टिलिटी को वापस लेके आते हैं। तो कई बार वो उधर बर्न भी कर देते हैं, उधर जला देते हैं, जिससे उधर ऐश जमा हो जाती है, और ऐश से क्या होता है सोइल की फर्टिलिटी और अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो बर्निंग अ पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन के लिए बर्न कर देते हैं ताकि ऐश से फर्टिलिटी अच्छी हो जाए। शी ऑफन हेल्प्स देम इन इरीगेटिंग द फील्ड्स, उन्हें इरीगेटिंग में अच्छा लगता है। विद वाटर रनिंग थ्रू अ बैम्बू कैनाल, एक बैम्बू कैनाल से जब वाटर रन होता है फ्रॉम द नियर बाई स्प्रिंग, एक नियर बाई स्प्रिंग से मतलब आसपास कोई पानी का स्प्रिंग होगा जिससे उन्होंने एक बैम्बू अटैच कर रखी होगी जिधर से उधर तक पानी आता होगा और कोई ना कोई सिस्टम लगा रखा होगा। शी लव्स द सराउंडिंग्स, उसे वहाँ का वातावरण आसपास का सराउंडिंग्स अच्छा लगता है। एंड वॉन्ट टू स्टे हेयर एज लॉन्ग एज शी कैन, वह इधर रहना चाहती है जितने लंबे टाइम तक हो सके उतने लंबे टाइम तक वह उधर रहना चाहती है। बट दिस लिटिल गर्ल हैज़ नो आइडिया, उसे कोई आइडिया नहीं है अबाउट द डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, सोइल की जो फर्टिलिटी है वो घट रही है। एंड हर फैमिली सर्च फॉर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड इन द नेक्स्ट सीजन, कि भाई सीधी सी बात यह है कि उसको उधर बहुत पसंद है रहना, फैमिली को देखना बहुत पसंद है, इरीगेटिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन वह उधर रहना चाहती है जब तक वह रह सके। लेकिन उसको नहीं पता कि उसकी फर्टिलिटी, सोइल की फर्टिलिटी घट रही है और अब उसे उधर से शिफ्ट होकर और कहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके परिवार के लोग और कहीं एक फ्रेश पैच ऑफ लैंड ढूंढ रही है। ठीक है, तो अब इधर क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके बेसिस पे कैन यू नेम द टाइप ऑफ फार्मिंग ग्रीन जहाज फैमिलीज एंगेज इन, तो क्या आप बता सकते हैं इसका नाम? इसका नाम अभी अभी हमने पढ़ा था, डेट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, तो अब कैन यू इनलिस्ट सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन सच फार्मिंग, कुछ क्रॉप्स का नाम बता सकते हैं? हाँ जी बता सकते हैं, हम बता सकते हैं, ज़रूर बता सकते हैं। क्या बाजरा, राइस, फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, जैसे बाजरा है, राइस है मतलब चावल है, फूड ग्रेन्स है खाने की चीज़ें हमारी सिंपल सीरियल्स वगैरह, और वेजिटेबल्स कुछ वेजिटेबल्स में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इंटेंसिव सस्टेनेंस फार्मिंग, तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। तो अब ये वाली जो खेती बाड़ी है ये कहाँ प्रैक्टिस की जाती है? ये वहाँ होती है जहाँ पे जो लैंड है ना उस पर हाई प्रेशर हो। अब मैं बता सकता हूँ आपको, जैसे आसपास का हमारा एरिया है, इधर बहुत सारे लोग रहते हैं। अब इधर एक जो छोटे से ज़मीन के टुकड़े पर कोई खेती बाड़ी करेगा और लोग सारे उसी के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, भाई इससे हमें फ्रेश वेजिटेबल्स मिलेंगे, तो उसका लैंड का टुकड़ा तो छोटा सा है, आसपास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके लैंड का प्रेशर नहीं होगा बहुत ज़्यादा कि भाई मेरे पास इतना सा लैंड है, मेरे को इतने सारे लोगों के लिए खाना इससे निकालना है, वेजिटेबल्स निकालने हैं, उगाने हैं, और उतना ही ज़्यादा उसका प्रॉफिट होएगा। तो अगर प्रॉफिट होएगा तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए उतना ही ज़्यादा उसके अंदर क्या डोजेज यूज़ करेगा, बायोकेमिकल इनपुट्स और इरिगेशन के ऊपर पैसा खर्च करेगा। तो क्या है, प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड के ऊपर प्रेशर होता है। इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। अब ये तो है नहीं उसके भी फैमिली मेम्बर्स जुट जाएंगे इतनी सारी खेती बाड़ी करने के लिए, तो वो क्या करता है उसके अंदर लेबर इंटेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा लेबर होती है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो उनकी हेल्प करवाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरीगेशन आर यूज्ड फॉर हायर प्रोडक्शन, जिधर क्या होता है हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स, बायोकेमिकल मतलब केमिकली जो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स होते हैं ये सब, और इरीगेशन का अच्छा सा सिस्टम होता है जिसको पैसा खर्च करते हैं। आई यूज़ फॉर ऑब्टेनिंग हायर पॉपुलेशन, हायर प्रोडक्शन के लिए वो ये सब करते हैं। ठीक है, अब इधर एक और क्वेश्चन दिया गया है, कैन यू नेम सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर सच फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड, तो क्या आप कुछ स्टेट्स का मतलब कुछ राज्यों का नाम बता सकते हैं भारत के जिधर इस टाइप की फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है? हाँ जी बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते? यूपी, बंगाल, उड़ीसा, कुछ ऐसे ऐसे देश हैं जिधर ऐसी टाइप की फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पैरा इज थ्रू दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस। अब एक इधर नया शब्द आ चुका है, व्हाट इज़ राइट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये पूरा पढ़ लेते हैं। दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशंस हैज़ रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकल। अब इसका मैं अर्थ बता सकता हूँ। मान लो कि एक रामू है, उसका ये लैंड है, दिख रहा है क्या इधर? रामू है, उसका ये लैंड है, तो अब उसके बेटे आ गया दो, तो बेटों के बीच में क्या करेगा वो उस लैंड को आधा आधा बांट देगा। तो अब इस राइट ऑफ इनहेरिटेंस का अर्थ क्या होता है? राइट मतलब होता है कि भाई किसी का अधिकार, ऑफ इनहेरिटेंस मतलब होता है वंशानुक्रम, मतलब कि हेरिटेज, विरासत, ऐसे कुछ शब्द होते हैं। इसका अर्थ होता है कि भाई उसके बेटों के पास
अधिकार है इनहेरिटेंस का, हेरिटेज का मतलब विरासत का, कि भाई उसके पिताजी की विरासत उन्हें मिले, उस चीज़ का उन्हें पूरा पूरा अधिकार है, कोई नहीं रोक सकते इस अधिकार को, ठीक है। तो उसके 2 लैंड के टुकड़े हो गए, अब उनके पुत्र है, उनके बीच में टुकड़े हो गए, उनके बीच में टुकड़े हो गए, टुकड़े हो गए, टुकड़े हो गए, ऐसे ऐसे कर करके सक्सेसिव जनरेशन्स मतलब आगे आने वाली जनरेशन्स के बीच में वो लैंड का डिवीज़न होता रहेगा, डिवीज़न ऑफ लैंड होती रहेगी उनके बीच में। तो अगर डिवीज़न ऑफ लैंड होती रहेगी तो लैंड टू छोटे छोटी होती रहेगी, हैं। तो अब यही इधर कहा गया है कि लीडिंग टू अ डिवीज़न ऑफ लैंड होगी अमंग सक्सेसिव जनरेशन्स, आगे आगे वाली जनरेशन्स के बीच में। हैज़ रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज़, तो मतलब जो लैंड होल्डिंग साइज़ है ना उसको छोटा कर दिया गया है। रेंडर्ड मतलब छोटा करता गया, नष्ट कर दिया है। अनइकोनॉमिकल, भाई छोटा तो हो गया लैंड, लेकिन इकोनॉमी फिर भी उतनी है, तो अनइकोनॉमिकल छोटा कर दिया है। द फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक द मैक्सिमम आउटपुट, अब भाई पॉपुलेशन तो उधर की ज़्यादा ही होती रहेगी, तो मतलब छोटे छोटे लैंड के टुकड़े से ज़्यादा आउटपुट उन्हें चाहिए। फ्रॉम द लिमिटेड लैंड, उसी लिमिटेड लैंड से मतलब उतने ही धरती से उतने ही से ज़्यादा आउटपुट चाहिए। इन द अब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लिवलीहुड, अगर किसी के पास और लिवलीहुड मतलब जीविका का कोई और माध्यम नहीं है, मतलब किसी कोई जॉब मान लो नहीं लगी हुई है, ठीक है। तो दस देर इज़ एनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड, इसीलिए इन लैंड पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। एनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेशर होता है एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर। तो अभी हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट इज कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। तो द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ द यूज़ ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। तो मेन करेक्टरिस्टिक क्या होता है इस फार्मिंग का, इज़ द यूज़ ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, कि भाई इसके अंदर मॉडर्न इनपुट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या, HIV सीड मतलब हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, ऐसी चीज़ें, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए। द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, कि भाई इसके अंदर जो कमर्शियलाइजेशन है उसकी जो डिग्री है ना वो वेरी करती है वन रीजन टू अनदर, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पे फ़र्क होता है, डिफरेंट होती है। अब फॉर एग्जाम्पल इधर एग्जाम्पल भी दिया गया है, राइस इज़ अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब बट इन ओडिशा इट इज़ अ सब्सिस्टेंस क्रॉप, कि भाई राइस है, चावल है, कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा और पंजाब के अंदर, कि हरियाणा पंजाब के अंदर ज़्यादा उगती है ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन ओडिशा के अंदर सिर्फ अपनी फैमिली की क्या नाम है पालन पोषण के लिए उगती है, इसलिए ये सब्सिस्टेंस क्रॉप है एक, ठीक है। तो अब इधर एक क्वेश्चन दिया गया है, कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ क्रॉप्स, क्या आप कुछ और एग्जांपल्स दे सकते हो क्रॉप्स के, विच में भी कमर्शियल इन वन रीजन एंड मे प्रोवाइड सब्सिस्टेंस इन अनदर रीजन, एक रीजन में कमर्शियल हो सकते हैं लेकिन दूसरे रीजन में क्या हो सकते हैं, सब्सिस्टेंस हो सकते हैं, ये हम दे सकते हैं। तो उसका नाम क्या है, वीट है। वीट अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, हरियाणा और पंजाब के अंदर एक कमर्शियल क्रॉप है, एंड अ सब्सिस्टेंस क्रॉप इन यूपी एंड मध्य प्रदेश, यूपी और मध्य प्रदेश मतलब MP में एक सब्सिस्टेंस क्रॉप है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक नया वो आ चुका है, प्लांटेशन। व्हाट इज़ प्लांटेशन? प्लांटेशन इज़ अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल टाइप है फार्मिंग का ये प्लांटेशन एक वो है, क्या नाम है, टाइप है। अब इधर भी क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन इट, राइट इट्स फीचर, ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है। तो देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग का सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया, इसके अंदर क्या होता है कि भाई एक सिंगल क्रॉप ग्रोन होती है एक लार्ज एरिया पे। इसका एग्जांपल देखो नीचे दे रखा है, बनाना प्लांटेशन इन साउथर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब केरला साइड में बनाना प्लांटेशन। देखो इस पे बड़े से लैंड पे कितने ज़्यादा बनाना की ट्रीज उगाए गए हैं, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है, एक एग्जांपल है बैम्बू प्लांटेशन नॉर्थ ईस्ट साइड में बैम्बू प्लांटेशन, इधर भी कितने सारे पेड़ उगाए गए हैं एक बड़े से लैंड पे, ठीक है। तो ये एक सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया, द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, मतलब इसका अर्थ एग्रीकल्चर से भी हो सकता है और इसका एक इंटरफेस इंडस्ट्री भी हो सकता है। प्लांटेशन कवर्स लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड, मतलब प्लांटेशन के अंदर क्या होता है कि वो लार्ज ट्रैक्स ऑफ लैंड धरती के बड़े टुकड़ों को कवर करता है। यूजिंग कैपिटल इन्वेस्टिव इनपुट्स, मतलब इनपुट्स भी डालता है उसके अंदर, कैपिटल इन्वेस्टिव मतलब इंटेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा रुपये खर्च के, विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स के हेल्प से। माइग्रेंट मतलब जो इधर उधर वो फिरते रहते हैं जॉब के लिए, भी कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ जीविका बनाने के लिए अपने काम मिल जाए।
ऑल द प्रोड्यूस इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज़, कि भाई अलग अलग मतलब रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है जो भी प्रोड्यूस इनमें से निकलता है। तो इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा आर इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। भारत के अंदर जो टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना है, यह है इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। टी इन असम, चाय असम के अंदर, मतलब टी नॉर्थ बंगाल के अंदर, टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी इन कर्नाटका आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन इन दिस स्टेट्स। सिंस द प्रोडक्शन इज़ मेनली फॉर मार्केट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इधर देख लें, स्टार दे देते हैं। सिंस द प्रोडक्शन इज़ मेनली फॉर मार्केट, या जाना कि हमें पता ही है कि जो प्रोडक्शन है, जो इसके अंदर प्रोडक्शन है, वो किस लिए होती है, मार्केट के लिए होती है, मेनली बेचने के लिए होती है, प्रॉफिट के लिए होती है। इसीलिए एक वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज। तो मतलब इसीलिए जो इधर है ना, एक वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब वो ट्रांसपोर्ट पता ही है, ट्रक वगैरह, इसका एक बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड नेटवर्क होता है, क्योंकि वो तो चाहिए ही होता है भाई उसको मार्केट में सेंड करने के लिए, कहीं ना कहीं भेजने के लिए। बनाना ट्री बनाना है, वो जो निकला है उसको ट्रक में स्टोर करके कहीं ना कहीं भेजने के लिए, तो एक अच्छा नेटवर्क चाहिए ट्रांसपोर्ट का। एंड कम्युनिकेशन का भी चाहिए। अब कम्युनिकेशन क्या करता है, कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज़ को, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का एंड मार्केट्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है एक दूसरे से बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। कम्युनिकेशन का भी एक अच्छा माध्यम चाहिए। तो ये प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन। ये सब चीज़ें क्या करती है, प्ले करती है एक इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन की डेवलपमेंट, ये बहुत अच्छा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अभी हमारे शायद 2 पेजेस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, अब हम चलते हैं।